प्रिय विद्यार्थियों, आज हम देखने जा रहे हैं कि किस प्रकार से हम लीनियर ग्रेडेड जंक्शन के लिए धारिता का मान निकालेंगे, कैपेसिटेंस का मान निकालेंगे और फिर उसके बाद हम पीएन जंक्शन से संबंधित कुछ उदाहरणों को देखेंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि किस तरह से हम एक पीएन संधि की तुलना एक कैपेसिटेंस से, एक संधारित्र से हम कर सकते हैं। और ये हमने देखा था कि पी और एन दोनों में मुक्त आवेश वाहक होते हैं जो कि संधारित्र की प्लेटों के समान काम करते हैं, और जो पीएन संधि में जो अवक्षय परत बनती है वो एक परावैद्युतांक की तरह व्यवहार करती है, लेकिन यह परावैद्युतांक स्थिर ना होकर बाह्य वोल्टता के साथ बदलता है। और इसमें हमने देखा था कि अग्रबायस होने पर भी हमारे पास डिफ्यूज़न कैपेसिटेंस आती है और पश्चबायस होने पर हम दो प्रकार की कैपेसिटेंस की बात करते हैं, और ये इस बात पर डिपेंड करता है कि किस तरह से संधि का निर्माण किया गया है। कल हमने देखा था कि अगर आपके पास स्टेप ग्रेडेड जंक्शन है, ऐसी एक जंक्शन है जिसका अचानक से जिसकी सांद्रता में परिवर्तन किया जा रहा है, पी में आपके पास बहुत अधिक हमने डोपिंग की है और एन में हमने कम डोपिंग की है, तो हमने ये देखा था जो अवक्षय परत है वो लगभग सारी उसकी मोटाई कहाँ चली जाती है, जहाँ हमने कम डोपिंग की है, यानी कि एन की तरफ। और उसके लिए हमने निकाला था कल किस तरह से हम धारिता का मान निकालेंगे। आज हम देख रहे हैं लीनियर जंक्शन को। लीनियर जंक्शन का मतलब कि जो भी परिवर्तन पी से एन की ओर हो रहे हैं वो किस प्रकार से हो रहे हैं, एकदम रेखीय रूप में हो रहे हैं, लीनियर रूप में हो रहे हैं। और ये तब संभव है जबकि आपके पास एक तरफ जो हमारा पास पी प्रकार का जो अर्धचालक है उसकी भी डोपिंग, और इसी तरह जो हमारी दूसरी तरफ एन प्रकार का अर्धचालक है, दोनों की डोपिंग क्या है, लगभग समान है। तो उस स्थिति में जो अवक्षय परत की मोटाई है पी की तरफ और एन की तरफ दोनों तरफ बराबर होती है और उसमें अचानक से परिवर्तन नहीं आता है। तो एक लीनियर ग्रेडेड जंक्शन के लिए हम ये परिवर्तनों को इन वक्रों से दिखा सकते हैं कि ये अशुद्धि घनत्व यहाँ दिखाया गया है, ये जो पूरी डॉटेड लाइनें दिखाई गई हैं ये अवक्षय परत के लिए दिखाई गई हैं। संधि पर ये x=0 लाइन है, इसके एक तरफ पी टाइप मटेरियल है, दूसरी तरफ एन टाइप मटेरियल माना गया है। तो पी में आपके पास जो अशुद्धि घनत्व है, सांद्रता है उसकी, वो Na है, और एन टाइप में जो अशुद्धि घनत्व की सांद्रता है वो Nd मानी गई है। तो यहाँ पर अगर हम देखें जो अवक्षय परत में है ये डोपिंग लीनियरली बदलती है और Na से किसकी ओर जाती है, Nd की ओर जाती है। ये रेखीय परिवर्तन है। इसी तरह आवेश घनत्व का जब हम परिवर्तन देखते हैं तो आवेश घनत्व भी क्या हो रहा है, लीनियरली बदल रहा है दूरी के साथ। कहाँ पर दूरी, अवक्षय परत में हम चल रहे हैं, तो अवक्षय परत में दूरी के साथ आवेश घनत्व भी रेखीय रूप से परिवर्तित हो रहा है। और ये विद्युत क्षेत्र का परिवर्तन दिखाया गया है दूरी के साथ, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि x चूँकि ये डी मोटाई अब यहाँ अवक्षय परत की दोनों तरफ समान है, तो एक तरफ -d/2 क्योंकि -x दिशा में हम चल रहे हैं, और दूसरी तरफ ये जो मोटाई है +d/2 दिखाई गई है क्योंकि हम +x दिशा में चल रहे हैं। और यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ पर दोनों तरफ विद्युत क्षेत्र लगभग, जब हम ये कांस्टेंट हो जाता है, ये अवक्षय परत खत्म हो जाती है, तो वहाँ पर पहुँचते पहुँचते लगभग x ±d/2 पर विद्युत क्षेत्र क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। और यहाँ पर अगर हम विभव देखें तो विभव क्या होता है, लीनियरली बदल रहा है अवक्षय परत में। तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, लीनियर ग्रेडेड जंक्शन कह रहे हैं। और इस लीनियर ग्रेडेड जंक्शन के लिए हम कह सकते हैं जो आवेश घनत्व है वो प्रोपोर्शनल टू x है, इसलिए आपके पास एक कांस्टेंट हम लगाएंगे कि आवेश के लिए E से गुणा करेंगे और एक कांस्टेंट लगाएंगे प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए, तो वो K है। तो इसलिए संधि पर आवेश घनत्व को हम किससे लिख सकते हैं, E के x से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर x का मान कहाँ से कहाँ तक, चूँकि हम अवक्षय परत के लिए बात कर रहे हैं, तो -d/2 से +d/2 तक। अब यहाँ पर चूँकि आपके पास इस अवक्षय परत में आवेश घनत्व 0 नहीं है, इसलिए हम पॉइसन इक्वेशन को यूज़ करेंगे। और पॉइसन इक्वेशन क्या कहती है, क्योंकि वन डायमेंशन के लिए हम बात कर रहे हैं, इसलिए हम पॉइसन इक्वेशन से लिख सकते हैं d2Vx dx² = -ρ/ε, और रो का मान हम निकाल चुके हैं, E के x है, इसलिए बन जाएगा -E के x/ε। अब यहाँ पर इसको समाकलन करते हैं, हम समाकलन करेंगे तो ये डबल डिफरेंशियल सिंगल डिफरेंशियल रह जाएगा, तो ये बन जाएगा dVx dx। x का यहाँ डिफरेंशियल होगा, बाकी सब क्या है, कांस्टेंट है, तो x का डिफरेंशियल हम करेंगे तो x² प्लस एक कांस्टेंट लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि हम जो ये समाकलन कर रहे हैं उसमें हम लिमिट्स नहीं लगा रहे हैं। अब यहाँ पर इस कांस्टेंट का मान निकालने के लिए मैं अपने सीमांत प्रतिबंध लगाती हूँ, और सीमांत प्रतिबंध क्या है
कि x इज इक्वल टू प्लस माइनस डी बाई टू पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो जब हम यहाँ इसको विद्युत क्षेत्र के मान को शून्य करते हैं, और ये विद्युत क्षेत्र क्या है एक्चुअली माइनस डी वी डी एक्स है, तो इस डी वी डी एक्स को जब मैं शून्य करती हूँ एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डी बाई टू पर, तो मुझे k1 का मान मिल जाता है ई के अपॉन एप्साइलन डी स्क्वायर अपॉन 8 के बराबर। अब यहाँ पर k1 का मान मुझे मिल चुका है, इसलिए डी वी डी एक्स का मान अब मैं k1 का मान रख देती हूँ, तो मुझे ये मान मिल जाता है ई के अपॉन 2 एप्साइलन एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन 4। अब इसका मैं पुनः समाकलन करती हूँ, और पुनः समाकलन करती हूँ तो मुझे मिल जाएगा वी एक्स इज इक्वल टू, बाकी सब टर्म यहाँ कांस्टेंट है, तो एक्स स्क्वायर का होगा तो एक्स क्यूब अपॉन 3, यहाँ पे कोई टर्म और एक्स की नहीं है तो इसका डी एक्स का सीधा इंटीग्रेशन होगा, और डी एक्स का इंटीग्रेशन होगा तो एक्स आ जाएगा। और पुनः एक चूँकि हमने समाकलन में कोई लिमिट नहीं लगाई है, इसलिए ये मान एक कांस्टेंट हम और इंट्रोड्यूस करेंगे, वो है k2। अब k2 का मान भी हम सीमांत प्रतिबंधों से निकालेंगे, और सीमांत प्रतिबंध यहाँ मेरे पास बाउंड्री कंडीशन क्या है कि x इज इक्वल टू 0 पर vx का मान क्या होता है, शून्य होता है। अब यहाँ पर जब मैं ये कंडीशन रखती हूँ तो k2 का मान मुझे क्या मिल जाता है, 0। तो इससे मुझे vx का मान जो संधि पर मुझे मिलता है पोटेंशियल, वो कितना मिल जाता है, माइनस ई के अपॉन 2 एप्साइलन एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस डी स्क्वायर अपॉन 4 इंटू एक्स के बराबर। अब यहाँ से अब संधि पर जो कुल विभव मुझे मिलेगा वो दोनों तरफ P की तरफ और N की तरफ के पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, इसलिए जो पोटेंशियल डिफरेंस मुझे मिल जाएगा वो पोटेंशियल मुझे मिलेगा कि x इज इक्वल टू डी पर है, पोटेंशियल निकालिए और घटा दीजिए x इज इक्वल टू माइनस डी बाई टू पर जो पोटेंशियल है, तो x इज इक्वल टू डी बाई टू रखती हूँ एक बार, और एक बार x इज इक्वल टू माइनस डी बाई टू के रख के मैं वी एक्स का मान निकालती हूँ, वी डी बाई टू और वी माइनस डी बाई टू का मान निकाल के रख देती हूँ और इसको सॉल्व करती हूँ। तो यहाँ से मुझे मिल जाता है वी जे इज इक्वल टू, यानी कि जो जंक्शन पोटेंशियल है जिसे मैं कहूँगी वी प्लस वी बी यहाँ पर, तो जंक्शन पोटेंशियल का मान मुझे यहाँ पर वी प्लस वी बी, क्योंकि रिवर्स बायस है तो इसलिए मैं इसको सब जगह वी प्लस वी बी कर सकती हूँ। तो यहाँ पर मुझे ये मान मिल जाता है जंक्शन पोटेंशियल का ई के डी क्यूब अपॉन 12 एप्साइलन के बराबर। और अवक्षय परत के एक तरफ कुल आवेश अगर हम देखें तो कुल आवेश यानी कि संधारित्र की प्लेट पर जैसे हम आवेश निकालते हैं वैसे ही अवक्षय क्षेत्र पर जब हम आवेश निकालेंगे तो आवेश का मान मुझे मिल जाएगा हाफ डी बाई टू, क्योंकि जैसे एक तरह से एक ट्राइंगल बन रहा है। अगर आप यहाँ ध्यान दें तो जहाँ पर हमने आवेश घनत्व की बात की है वहाँ पर क्या बन रहे हैं, ये दो ट्राइंगल बन रहे हैं। तो इस ट्राइंगल में आवेश घनत्व मैं निकालूंगी, क्योंकि ये लीनियर है, चेंज जो भी है वो लीनियर है, इसलिए ट्राइंगल बन रहे हैं। और ट्राइंगल का जो एरिया होता है आप अच्छे से जानते हैं, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है, इसलिए इसका आधार हो गया डी बाई टू और ऊंचाई हो गई ई के इंटू एक्स, यानी आवेश घनत्व है इसलिए ई के इंटू एक्स था और एक्स की बजाय हम डी बाई टू से रिप्लेस कर रहे हैं और इंटू ए कर रहे हैं, क्योंकि संधि का एरिया कितना माना है हमने, ए माना है। तो इसलिए क्यू जे का मान मुझे मिल जाता है ई के डी स्क्वायर ए अपॉन 8 के बराबर। अब यहाँ से ये जो फॉर्मूला मेरे पास है इससे मैं d का मान निकाल के v प्लस वी बी के टर्म्स में यहाँ रख सकती हूँ, और जब मैं रखती हूँ तो जो संधि पर मुझे आवेश बन जाता है वो कितना मिल जाता है, ई के इंटू ए अपॉन 8 ब्रैकेट में 12 एप्सिलॉन वी प्लस वी बी अपॉन ई के पावर 2/3। अब हमने ये देखा था कि जो अवक्षय परत की धारिता है वो डायनामिक होगी, क्योंकि वो बाह्य पोटेंशियल के साथ बदल रही है, इसलिए C इज इक्वल टू क्यू बाई वी की बजाय हम रखते हैं C इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी वी, और यहाँ V की बजाय हम किससे रिप्लेस कर रहे हैं, V प्लस वी बी से, क्योंकि जंक्शन पोटेंशियल मेरा V नहीं है, V प्लस वी बी हो जाता है। तो इसलिए अब यहाँ पर ये जो समीकरण है इससे मैं डी क्यू जे डी वी बी का मान निकाल लेती हूँ, V प्लस वी बी का मान, तो ये मान मुझे मिल जाता है। इसको फिर सॉल्व कर लेते हैं, तो ये मान मुझे मिल जाता है ई के अपॉन 8 12 एप्सिलॉन आर अपॉन ई के 2/3 वी प्लस वी बी की पावर -1/3। अब पुनः यहाँ वी प्लस वी बी को किससे रिप्लेस करते हैं, हम इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए डी के टर्म्स में इसको रिप्लेस कर देते हैं, और जैसे ही हम इसको रिप्लेस करते हैं तो हमें ये मान जंक्शन पोटेंशियल का जो मिल जाता है, जंक्शन कैपेसिटेंस का जो मान मुझे मिल जाता है वो मिल जाता है एप्सिलॉन ए अपॉन डी, जो कि बिल्कुल वैसा ही मिला है जैसे कि मेरे पास स्टेप ग्रेडेड जंक्शन के लिए था, या फिर ये भी मैं कह सकती हूँ जैसा कि मुझे एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए संधारित्र का धारिता मिलती है, उसी तरह यहाँ पर एक पीएन संधि के लिए चाहे मैं वो किस प्रकार से भी उस संधि का निर्माण किया गया हो, मुझे धारिता
समांतर पर संधारित्र के समान ही मिलती है। और ये धारिता कितनी मिलती है, एप्सिलॉन A अपॉन D के बराबर मिलती है। तो मतलब ये है कि इसका मतलब जो जंक्शन कैपेसिटेंस है वो किस प्रकार से जंक्शन का निर्माण हुआ है उस पर निर्भर नहीं है। धारिता दोनों तरफ, दोनों स्थितियों में मुझे समान मिल रही है, एप्सिलॉन A अपॉन D के बराबर मिल रही है। अब कुछ ये इसी के साथ ही हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। अब इसलिए हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं आज। और ये पहला एग्जाम्पल मेरे पास क्या है कि एक पीएन संधि डायोड है मेरे पास, उसमें जो रिवर्स करंट बह रही है, रिवर्स सैचुरेशन करंट बह रही है, उसका मान 40 माइक्रो एम्पियर है। और अग्र बायस पे मान लो अगर उसमें 0.1 वोल्ट हमने लगाया है तो हम ये जानना चाहते हैं कि उसमें अग्रधारा का मान कितना होगा। और मुझे एक कांस्टेंट E अपॉन KBT का मान दिया गया है, वो 40 वोल्ट इनवर्स है। तो डायोड समीकरण जब हमने निकाला था तो हमने देखा था कि जो डायोड में बहने वाली धारा है वो IS इंटू ई की पावर EV अपॉन KBT -1 के बराबर होती है, जहाँ V अप्लाइड पोटेंशियल है और IS रिवर्स सैचुरेशन करंट का मान है। और रिवर्स सैचुरेशन करंट मुझे दी गई है 40 माइक्रो एम्पियर, तो मैं इसलिए लिख सकती हूँ 40 इंटू 10⁻⁶। अब यहाँ से E अपॉन EV अपॉन KBT का मान मुझे लिखना है, तो E की पावर E अपॉन KBT मुझे मालूम है 40 वोल्ट इनवर्स है, तो वो 40 मैंने लिख दिया है। और वोल्टेज जो अप्लाई की गई है वो 0.1 है, तो वो 0.1 का मान मैंने रख दिया -1। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये बन जाता है 40 इंटू 10⁻⁶ एक्सपोनेंशियल 4। अब एक्सपोनेंशियल वाले टर्म को जब भी हमें सॉल्व करना होता है हम इसका इन्वर्स फंक्शन लेते हैं, और एक्सपोनेंशियल का इन्वर्स फंक्शन होता है लॉग फंक्शन। तो log टू द बेस E हम ले रहे हैं, तो log लिया तो log I हो गया, दूसरी तरफ हमने log लिया तो ये log 40 माइनस log 10। एक्सपोनेंशियल का इन्वर्स फंक्शन लेंगे तो ये हट जाएगा एक्सपोनेंशियल, तो ये बच जाएगा सिर्फ 4। तो अब इसको बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं, तो आपको अच्छे से पता है जब log बेस E से हम बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं तो 2303 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ 2.303 है, यहाँ पे भी 2.303 होगा, यहाँ पे भी 2.303 होगा। अब log टू द बेस 10i का जब मैं मान निकालूंगी तो 2.303 से डिवाइड करूंगी तो 4 अपॉन 2.303 हो जाएगा। यहाँ से दोनों में 2.303 नीचे से कट जाएंगे, इसलिए ये बच जाएगा केवल log टू द बेस 10 40, और यहाँ बच जाएगा -6 log टू द बेस 10 10। और log 10 का मान हम जानते हैं 1 होता है, इसलिए ये सिर्फ -6 बन जाएगा। और 40 का 0 पे जब हम log देखते हैं तो मुझे इसका log फंक्शन मिल जाता है log 40 का 1.6021। और 4 अपॉन 2.303 को सॉल्व कर लेते हैं तो 1.7368। अब इन सब टर्म्स को हम जोड़ते और घटाते हैं तो मुझे मिल जाता है -2.6611। अब आपको अच्छे से पता है जब हम एंटी लॉग फंक्शन निकालते हैं तो इसके अगले पूर्णांक में से घटाएंगे तो ये बन जाएगा 3 बार 0.3389। अब इस पॉजिटिव टर्म का हम एंटी लॉग लेते हैं तो I बन जाता है एंटी लॉग ऑफ दिस थिंग। तो यहाँ से एंटी लॉग जब हम 0.33 का 89 पे देखते हैं तो मुझे मिलता है 2182। तो यहाँ पर इसको पूरा सॉल्व करते हैं हम, तो ये मुझे मिल जाता है 2.182 इंटू 10⁻³ एम्पियर, या फिर 2.182 मिली एम्पियर के बराबर मुझे बहने वाली अग्रधारा का मान मिल जाता है। अब हम चलते हैं अगला एग्जाम्पल। और अगला एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि अगर आपके पास सामान्य ताप पर पीएन संधि की जो रिवर्स सैचुरेशन करंट है वो 1 माइक्रो एम्पियर है, और इस पे जो अग्रबायस लगाई गई है उसकी वोल्टता कितनी है, 0.2 वोल्ट है। तो डायोड का मुझे स्थैतिक और गतिक प्रतिरोध यानी स्टैटिक और डायनामिक रेजिस्टेंस के मान मुझे निकालने हैं। और स्टैटिक रेजिस्टेंस होता है एट अ पॉइंट, और गतिक होता है जब हम 2 पॉइंट्स के बीच का अंतर निकाल के हम प्रतिरोध की गणना करते हैं। तो डायोड समीकरण जब मैं यूज़ कर रही हूँ तो यहाँ से मुझे ये धारा का मान मिल जाएगा। तो पुनः उसी प्रकार जैसे मैंने पिछले एग्जाम्पल में निकाला उसी प्रकार रख के मैं मान IS का, E अपॉन KBT का और V का मान रख के मैं गणना कर लेती हूँ धारा की। अब धारा का मान मुझे वापस पुनः एक्सपोनेंशियल वाली टर्म में मिलेगा, तो हम log बेस टू द बेस E लेंगे, फिर इसको log टू द बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे और फिर एंटी लॉग ले लेंगे जोड़ने घटाने के बाद। तो मुझे एंटी लॉग लेने के बाद जो धारा मिलती है अग्रधारा का मान मुझे कितना मिल जाता है 2.977 इंटू 10⁻³ एम्पियर। अब मेरा एम है स्थैतिक प्रतिरोध निकालना, तो स्थैतिक प्रतिरोध होगा V अपॉन I, और V जो वोल्टता लगाई गई है वो 0.2 वोल्ट है। धारा का मान मैंने निकाल लिया है डायोड इक्वेशन से, तो V अपॉन I मैं कर देती हूँ। तो मुझे जो स्थैतिक प्रतिरोध का मान जो मिलता है, स्टैटिक रेजिस्टेंस का जो मान मुझे मिलता है वो है 67.18 ओम के बराबर। अब मैं निकालती हूँ डायनामिक रेजिस्टेंस, और डायनामिक रेजिस्टेंस के लिए मुझे चाहिए dV/dy।
और डी डी आई का मतलब यहाँ पर मैं इस इक्वेशन में जो मुझे यहाँ समीकरण दिया गया था इसको मैं डिफरेंशियल करूँगी, और डिफरेंशियल करूँगी तो डी आई का मान हो जाएगा आई एस। अब इसका डिफरेंशियल होगा तो एक्सपोनेंशियल का e की पावर x का डिफरेंशियल e की पावर x होता है, और ऊपर वाली जो टर्म ई वी अपॉन के बी टी का डिफरेंशियल करेंगे तो e अपॉन के बी टी मिलेगा, और v का करेंगे तो डी वी मिलेगा। तो इस तरह से यहाँ पर जो माइनस वाली टर्म को अगर हम यहाँ नेग्लेक्टेड मान लें तो i का मान लगभग आई एस ई की पावर ई वी अपॉन के बी टी हो जाएगा। तो इसलिए हम यानी डी आई का मान हो जाएगा ई आई अपॉन के बी टी डी वी के बराबर, या डी वी अपॉन डी आई हम लिखेंगे तो के बी टी अपॉन ई आई मुझे मान मिल जाएगा। अब के बी टी अपॉन ई मुझे दिया गया है, ये 40 का अपोजिट हो जाएगा, 1/40 हो जाएगा, और आई मुझे मालूम है, मैं निकाल चुकी हूँ, इसलिए आई का मान मैंने रख दिया है। तो अब मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो मुझे डायनामिक रेजिस्टेंस का मान मिल जाता है अगर बायस के लिए, वो कितना मिलता है 8.397 ओम के बराबर। तो इस तरह से हम डायनामिक और स्टैटिक रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। अब एक लास्ट एग्जांपल हम और देख लेते हैं कि आपके पास एक पीएन संधि डायोड है जिसमें पी और एन प्रभागों में पीट में जो आपके पास डोनर इम्प्योरिटी है वो है 10⁻27 एटम्स पर मीटर क्यूब, और एन टाइप में जो आपके पास इम्प्योरिटी हमने मिलाई है उसकी डेंसिटी है 10⁻22 एटम्स पर मीटर क्यूब। अब हमने क्या किया है, पीएन संधि पर रिवर्स बायस लगाई है, कितनी वोल्ट तक की, 5 वोल्ट की। तो हमें क्या निकालना है, अवक्षय परत की चौड़ाई निकालनी है और संधि धारिता का मान हमने निकालना है, और विभव रोधिका की हमें मोटाई दे रखी है, बीबी का मान दे रखा है 0.8 वोल्ट है, और विद्युतशीलता निर्वात की दे रखी है हमें 8.854 × 10⁻12 फैरेड पर मीटर, और परावैद्युतांक का मान दे रखा है 10। अब मैं यहाँ देखती हूँ जो एन ए और एन डी की जब मैं कंपैरिजन करती हूँ तो मुझे साफ दिख रहा है कि जो पी भाग में अशुद्धि घनत्व है वो अधिक है, किसकी अपेक्षा, एन प्रभाग की अपेक्षा, यानी एन ए का मान एन डी अपेक्षा बहुत अधिक है, यानी दोनों की जो डोपिंग है दोनों के समान नहीं है। इसलिए मैं कह सकती हूँ कि ये स्टेप ग्रेडेड जंक्शन है, सहसा परिवर्तन युक्त संधि है, और सहसा परिवर्तन युक्त संधि की चौड़ाई के लिए अवक्षय परत की चौड़ाई हम निकाल चुके हैं, किसके फॉर्मूला के द्वारा दी जाती है, 2 एप्सिलॉन वी प्लस वी बी अपॉन ई एन टी की पावर हाफ से दी जाती है, और वी प्लस वी बी अवक्षय परत की मोटाई का मान मुझे 5 वोल्ट दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक आवेश का मान मुझे मालूम है, ई 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है, एप्सिलॉन 0 मुझे दिया गया है, एप्सिलॉन आर मुझे दिया गया है, और उस आधार पर चूंकि रिलेटिव परमिटिविटी या परावैद्युतांक का जो मान है वो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0 होता है, इसलिए एप्सिलॉन का मान एप्सिलॉन आर × एप्सिलॉन 0। तो यहाँ से मैं इन दोनों को गुणा करके एप्सिलॉन का मान निकाल सकती हूँ, जो मुझे मिल जाता है 8.854 × 10⁻11 फैरेड पर मीटर के बराबर। अब ये जो भी मान है मुझे सब यहाँ पर मालूम है, इसलिए मैं अवक्षय परत की चौड़ाई निकाल सकती हूँ। एप्सिलॉन का मान मैंने रख दिया 8.854 × 10⁻11 मैंने गणना से अभी निकाला है। वी प्लस वी का मान 5 वोल्ट रख दिया है, ई का मान मुझे मालूम है 1.6 × 10⁻19 कूलाम है, डोनर इम्प्योरिटी मुझे दे रखी है 10⁻22 एटम पर मीटर क्यूब मुझे दे रखी है, क्योंकि ये आयतन पे संबंधित है तो यहाँ हम पर मीटर क्यूब कर देते हैं इसको, और अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, और सॉल्व करते हैं तो मुझे मान कितना मिलता है 7.43 × 10⁻7 मीटर के बराबर मुझे अवक्षय परत की मोटाई मिल जाती है। दिख रहा है कि बहुत कम है। अब मुझे धारिता का मान निकालना है, और धारिता चूंकि मुझे जंक्शन का क्षेत्रफल नहीं दिया गया है इसलिए मैं धारिता प्रति एकांक क्षेत्रफल निकालूंगी, और धारिता प्रति एकांक क्षेत्रफल क्या हो जाती है, सी टी अपॉन ए का मान एप्सिलॉन अपॉन डी के बराबर होता है। एप्सिलॉन का मान मैं निकाल चुकी हूँ, डी का मान भी मैंने निकाल लिया है। तो जब हम एप्सिलॉन अपॉन डी करते हैं तो मुझे धारिता प्रति एकांक क्षेत्रफल के लिए मिल जाती है 1.19 × 10⁻4 फैरेड पर मीटर स्क्वायर के बराबर। तो इस तरह से हम एग्जाम्पल्स को हम सॉल्व कर सकते हैं जब हम पीएन संधि की बात करते हैं, और अगली बार हम देखेंगे कि किस प्रकार से डायोड का हम उपयोग करते हैं रेक्टिफायर्स के रूप में। धन्यवाद।